ये खबर है, उस खबर के मुताबिक ये है कि मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में विनोद अडानी के दो सहयोगी चैंग चुंग लिंग एंड नासिर अली सबान अली, इन्होंने शेल कंपनीज बनाई थी और इस शेल कंपनीज का एक जाल बुना था और उस जाल के माध्यम से अडानी ग्रुप्स में पैसे लगाए गए, जिसकी वजह से इनका मालिकाना 75% से ज्यादा हो गया, जो कानूनन गलत है। तो ये जो चैंग चुंग लिंग, इनका नाम पहले भी आया था, विनोद अडानी का नाम भी पहले आया था, और नासिर अली एक नया नाम है जो उसमें जुड़ा है। इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि इनकी क्या भूमिका रही इस पूरे मामले में और कैसे इनकी इनकी जांच करनी चाहिए या इनकी पड़ताल होनी चाहिए। देखिए, जो पहले ये अपना हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, ओके, उसके अंदर में बेसिकली 5 फंड्स के नाम लिए गए थे कि ये 5 फंड्स जो हैं इन्होंने बेसिकली पैसे डाले हैं, और वो फंड्स थे एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, लोटस एलटीएस यानी वो लोटस इन्वेस्टमेंट फंड, एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एंड ओपाल इन्वेस्टमेंट। ओके, इन 5 फंड्स ने मिलके पैसे डाले थे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। ये पांचों फंड को जो ओनरशिप थी वो थी एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी मॉन्टे रोसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के पास में। अब ये मॉन्टे रोसा इन्वेस्टमेंट ने कम से कम 36,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था अदानी की अलग अलग कंपनीज में, और इसका जो मालिक जो था, जो फंड का चेयरमैन जो था, दैट वाज अलेस्टर इवान। ओके, अब ये अलेस्टर इवान जो है, इनके ही एक फंड में चैंग चुंग लिंग जो है उन्होंने पैसा डाला था। चैंग चुंग लिंग जो है वो अदानी एक्सपोर्ट करके कंपनी हुआ करती थी 2002 में, जिसका नाम बदल के अदानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया था। उस अदानी एंटरप्राइजेस में चैंग चुंग लिंग की एक कंपनी थी गोदामी इंटरनेशनल। वो गोदामी इंटरनेशनल ने इनकी कंपनी के अंदर में पैसे डाले थे। ओके, तो चैंग चुंग लिंग और अदानी ग्रुप का तो पुराना हिंडनबर्ग ने ये एक्सपोजे दिया, पर जो इस रिपोर्ट में आया है वो चैंग चुंग लिंग के अलावा एक और व्यक्ति का नाम आया है। इनकी सिटीजनशिप किस कंट्री की है ये अभी मुझे मालूम नहीं है, वो पता करना पड़ेगा। बट देखिए, आपको ये पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मॉरिशस और यूएई, ये 3 जगहों पे चैंग चुंग लिंग ने और ये नजीब जो नया जो नाम आया है, इन दोनों लोगों ने मिलकर काफी सारी शेल कंपनीज स्टैब्लिश की, बनाई। ये कंपनीज जो थी, शेल कंपनीज जो थी, इन लोगों ने जो है पैसा उठा के डाला एक बर्मुडा बेस्ड फंड जो था, या कंपनी समझ लीजिए आप, जिसका नाम था ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड। इस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड में चैंग चुंग लिंग और इन्होंने पैसा डाला। ठीक है, दूसरे जो व्यक्ति हैं उनकी कंपनी ने, नासिर अली शब्बान अली जी ने। ओके, ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड ने फिर पैसा, जो बर्मुडा बेस थी, उसने फिर ये पैसा रीरोट किया 2 अलग फंड्स में, जो था एक इमर्जिंग मार्केट रिसर्जेंट फंड और एक इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड। अब ये जो दोनों फंड्स जो हैं, इनका डे टू डे एक्टिविटी या इनके इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस है, ये पूरा का पूरा जो मॉनिटर कर रहा था आदमी, वो विनोद अदानी का की एसोसिएट है, ऐसा ओसीसीआरपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। अब मेरा सवाल ये है कि भाई, यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो ये वेब ऑफ कंपनीज बना के क्यों कर रहे हो? आप वेब ऑफ शेल कंपनीज बना के क्यों कर रहे हो? आप डायरेक्टली डालो ना भाई, मॉरिशस एक टैक्स हेवन है, वहां से उठा के आप वहां एक फंड अपना एस्टैब्लिश करो और उसके थ्रू आप पैसे डालो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि पहले आप ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक कंपनी बना रहे हो, वो कंपनी बर्मुडा बेस्ड कंपनी में पैसे डाल रही है, वो बर्मुडा बेस्ड कंपनी मॉरिशस की कंपनी में डाल रही है, और वो मॉरिशस वाला जो फंड है वो उठा के इंडिया में पैसे डाल रहा है। तो ये वेब ऑफ शेल कंपनीज जो है, आर यू ट्राइंग टू कंसील समथिंग? इतना कॉम्प्लेक्स वेब स्ट्रक्चर बनाने की क्या जरूरत है, ये सवाल उठता है। दूसरी चीज, जो सबसे अहम मुद्दा है, जो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, वो ये है कि इन कंपनीज के पास, यानी चैंग चुंग लिंग और जो आपके नजीब हैं, इनके पास में पैसा कहां से आया, इसकी ये जानकारी चैंग चुंग लिंग देंगे, ये जानकारी, या फिर ये विनोद अदानी के की एसोसिएट जो डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे थे, क्या वो देंगे? इसकी जानकारी कौन देगा और ये जानकारी कहां से आएगी? ये है इन्वेस्टिगेशन। अब इस इन्वेस्टिगेशन पे मुझे नहीं मालूम है कि डीआरआई, ईडी
या फिर आपका सेबी, इनमें से कौन इसमें आगे बढ़ता है? और आप ये समझिए कि चैंग चुंग लिंग को तो अभी तक मैंने नहीं देखा कि कहीं पे भी जो है सेबी ने इनसे किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया हो। और ये नासिर अली शब्बान अली अहली जो है, ये तो पहली बार नाम आया है। तो इनके बारे में भी पता करना बहुत जरूरी है कि भाई ये कौन है, क्या है, कहां से पैसे लेके आए, कैसे इन्होंने पैसे डाले। ये सब इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे हैं, पर ये मुद्दों पे जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो तब होगा। विनोद अडानी का नाम तो पहले भी आ चुका है, लेकिन उनके बारे में तब अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया था कि भाई कि विनोद अडानी का कोई रोल कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में नहीं है। आप हंस रहे हैं इस बारे में? मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि इस पूरे मुद्दे में इतनी बार झूठ बोला गया है, इतनी बार झूठ बोला गया है कि मतलब पहले देखिए सेबी ने बोला कि हमने अदानी ग्रुप के ऊपर में कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं है पहले, हिंडनबर्ग के मतलब जब एक्सपोज आया तब। अब हमें पता चल रहा है कि डीआरआई चीफ ने लेटर लिखा था। फिर अदानी ग्रुप ने ये कहा कि विनोद अडानी का हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो जब ये सामने आया है कि भाई जो सीमेंट 2 कंपनीज खरीदी गई हैं, एसीसी और अंबुजा, उसके तो जो पैसे लगे हैं वो तो विनोद अडानी ने लगाए हैं। तो ये फिर गौतम अडानी कैसे बोल रहे हैं कि भैया, गौतम अडानी जी की लिस्टेड कंपनी कैसे बोल रही है कि भाई वी आर द ओनर्स ऑफ दो सीमेंट कंपनीज, जब विनोद अडानी से कोई लेना देना ही नहीं है और विनोद अडानी ने पैसे लगा के खरीद के जो कंपनीज खरीदी है उसको आप अपना कैसे बोल रहे हो? आशुतोष जी, आप कुछ खरीदोगे और मैं आपका मान लीजिए भाई है, बहुत अच्छा दोस्त हूं, तो मैं कल से क्या ये बोलना चालू कर दूंगा कि ये मेरी चीज है? ऐसा तो ये तो हास्यास्पद है। तो सेबी कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, अडानी जी कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, और फिर उसके बाद में हवाला दिया जा रहा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन तो हो गया है, उसमें तो हम एकदम निष्पक्ष निकल गए। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये एक सिर्फ फाइनेंशियल स्कैंडल नहीं है, दिस इज ऑल्सो ए वेरी बिग पॉलिटिकल स्कैंडल। क्योंकि जो लीपा पोती हो रही है, उस लीपा पोती की छानबीन जो है वो कौन करेगा? वो क्या गवर्नमेंट की जो एजेंसी जो गवर्नमेंट को ही आंसरेबल और अकाउंटेबल है, क्या वो इन्वेस्टिगेट करेंगे इस चीज को, या जेपीसी करेगा? कौन करेगा? ये जो है, इस मुद्दे पे एक बहस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल राजीव, अपने दर्शकों को थोड़ा और थोड़ी सी जानकारी दे दे कि जिस विनोद अडानी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, उसमें द गार्डियन अखबार और द फाइनेंशियल टाइम्स अखबार, और जिन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम एंड द करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP की जो अपनी रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है। गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, द रिकॉर्ड्स आल्सो अपीयर टू प्रोवाइड कंपेलिंग एविडेंस of the influential role allegedly played by Adani's older brother Vinod in the secretive offshore operations. The Adani Group says Vinod Adani has no role in the day-to-day affairs of the company. अब फिर आगे द गार्डियन लिखता है, in the documents, 2 of Vinod Adani's close associates are named as sole beneficiaries of offshore companies through which the money appeared to flow. In addition, financial records and interviews suggest investment into Adani's stock from 2 Mauritius-based funds were overseen by Dubai-based company run by a known employee of the Vinod Adani. यानी जो अखबार है और जो OCCRP है, उसने बाकायदा जो डॉक्यूमेंट्स एक्सेस किए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उनको ये लगता है कि विनोद अडानी का महत्वपूर्ण रोल है इस ऑफशोर फंड के जरिए अडानी ग्रुप में पैसे लगाने का। और उनके 2 एम्प्लॉइज, जैसा कि हमने पहले से कभी राजीव जी ने बताया, चैंग चुंग लिंग और नासिर अली, इनका महत्वपूर्ण रोल इसमें पाया गया। और यह भी दावा किया गया है कि इन दोनों के पास कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे साफ लगता है कि विनोद अडानी के माध्यम से पैसे इसमें दिए गए। बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले हम एक बार आपको फिर स्पष्ट कर देते हैं कि दरअसल अडानी ग्रुप ने इस पूरे मसले पर अपनी तरफ से क्या सफाई दी है। अडानी ग्रुप ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, जो एनडीटीवी ने छापा है, और उन्होंने कहा कि वी कैटेगोरिकली रिजेक्ट दीज रिसाइकल्ड एलिगेशंस, दीज न्यूज रिपोर्ट्स अपीयर टू बी येट अनदर concerted bid by Soros funded interest supported by a section of the foreign media to revive the meritless Hindenburg report. In fact, this was anticipated as was reported by the media last week, said. इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि an independent adjudicating authority and appellate tribunal had both confirmed that there was no overvaluation and that the transactions were in accordance with the applicable law. The matter attained finality in March 2023
when the Supreme Court of India ruled in our favor, clearly, since there was no overvaluation, there is no relevance or foundation for these allegations in the transfer of the funds. अब ये जो कह रहे हैं कि the matter attained finality in March 2023 when the Supreme Court of India ruled in our favor, यानी सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने कह दिया है कि इनमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं मिली, क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। यही तो मैं बोल रहा हूं कि इस मुद्दे में इतनी बार झूठ बोला जा रहा है कि मतलब ये जनता को सिर्फ गुमराह करने के लिए, और जनता को क्यों गुमराह करना है, क्योंकि ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये फाइनेंशियल स्कैंडल नहीं है, दिस इज ए पॉलिटिकल स्कैंडल। ये सुप्रीम कोर्ट वाले पे जरा अगर आप कुछ बताएं। मैं बोल रहा हूं, आप बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कब मार्च में इनको क्लीन चिट दिया? आपने कोई न्यूज पढ़ा क्या? किसी ने भी न्यूज पढ़ा क्या? ये सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी ने कहा था कि भाई सेबी इस केस के ऊपर में इन्वेस्टिगेट कर रही है। सेबी ने अभी तक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है पूरी तरीके से सबमिट नहीं की है, कल हियरिंग होने वाली है। जब तक हियरिंग होगी नहीं, रेगुलेटर बोलेगा नहीं, तब तक सुप्रीम कोर्ट कैसे कोई डिसीजन देगा? देखिए, इन्होंने मेरिटलेस रिपोर्ट बोला है, ठीक है, कि भाई फालतू रिपोर्ट है, जिसका आपने हिंदी में ट्रांसलेशन किया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।